हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. सो आई वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑफ प्लेजर टेस्ट सीरीज PTS1 फॉर क्लास 12th टर्म 2 एग्जामिनेशन. तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ी सी मैं जनरल इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं. जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये पूरा पेपर बेसिकली तीन डिफरेंट सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिवाइड होगा. सेक्शन ए में टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे. सेक्शन बी में टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे. सेक्शन सी में टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे. सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें आपको 2 सब पार्ट्स मिलेंगे. ठीक है बच्चों, ओवरऑल तो कोई चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइस कुछ क्वेश्चन में गिवन है. इस क्वेश्चन पेपर का PDF लिंक मैंने बहुत पहले यानी जनवरी के महीने में ही शेयर कर दिया था. अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कर सकते हो. आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF लिंक मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, मोर ओवर टर्म 2 के लिए जो भी लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं उनके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं जरा और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं बिफोर वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ PTS1. तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. अब फाइनली चलते हैं और PTS1 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, PTS1 आपके सामने आ चुका है. यहां पर ये पूरा पेपर बेसिकली 2 आवर्स का होने वाला है. मैक्सिमम मार्क्स यानी 40 मार्क्स. चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन से, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक. तो पहला क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है, क्या बोला हुआ है, हमें इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है. यहां पर ध्यान से सुनना, हम किस तरीके से करेंगे. मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन यहीं पर स्टार्ट कर दे रहा हूं. ये रहा e⁻x. ठीक है बच्चों, यहां पर 2 + 2 sin x इंटू cos x इस तरीके से आप लिख दो. नीचे आपका 1 + cos 2a वाला फॉर्मूला, यानी आप इसे लिख लो 2 cos स्क्वायर x. ठीक है बच्चों, ये रहा dx. यहां पर ब्रैकेट के अंदर आप ध्यान से देखते रहो, जैसे ही टर्म्स को स्प्लिट करोगे 2/2 cos स्क्वायर, समझे, 2 तो कैंसिल होगा, 1/ cos स्क्वायर उसे हम लोग सीकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 sin x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x. 2 कटेगा, एक cos कटेगा, sin/cos यानी 10x बचेगा. यहां पर आप dx लगा दो. ठीक है बच्चों, अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो, e⁻x इंटू फंक्शन प्लस इसका डेरिवेटिव, अगर इस टाइप का इंटीग्रल आपको दिखता है तो इसका आंसर डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, e⁻x इंटू फंक्शन प्लस डेरिवेटिव. अब यहां पर जो हमारे सामने मिला हुआ है इंटीग्रल, यहां पर फंक्शन हो जाएगा 10x और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, तो सीकेंड स्क्वायर x. जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको सबसे नीचे, इसकी हेल्प से यहां पर डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, e⁻x इंटू फंक्शन यानी 10x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है. अब इसका अल्टरनेटिव देखते हैं. यहां पर ये क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है. चलो ध्यान से देखना मैं किस तरीके से करूंगा. यहां पर सबसे पहला काम ये करिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप डिवाइड करिए. किससे डिवाइड करें बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा से. यहां पर थीटा मतलब एंगल का मतलब x स्क्वायर है, ध्यान से देखते रहना. तो मैंने क्या बोला, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों को ही डिवाइड करना है, बाय साइन स्क्वायर ऑफ द एंगल. ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ द एंगल. ये अंडर रूट में कोटेंजेंट ऑफ एंगल पहले से ही है. ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या होगा, जब इस पूरे के नीचे साइन स्क्वायर थीटा लगाओगे तो एक साइन कटेगा, कॉस अपॉन साइन
यानी क्या बचेगा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, देखो इस तरीके से। और यहाँ पर ये x dx बचा हुआ है, इसे मत भूलना, देखो इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर कोटेंजेंट ऑफ एंगल को इस तरीके से t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कोटेंजेंट थीटा का क्या आता है बच्चों, तो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, मैंने नेगेटिव नहीं लिखा है ध्यान से। ठीक है, तो माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, एंगल का भी करोगे तो वहां से आपको मिलेगा 2x, मैंने 2 नहीं लिखा और यहाँ माइनस नहीं लिखा, तो यहाँ पर dx ये क्या बन जाएगा, माइनस dt अपॉन 2। समझे बच्चों, अब इस चीज को यहाँ पर लेकर आओ, तो -1/2 बाहर करो, यहाँ देखो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा x dx की जगह माइनस dt/2। समझे, तो मैंने -1/2 तो बाहर लिखा, यहाँ पर अंडर रूट में t, ये dt और नीचे आपका t आ जाएगा। ओवरऑल ये क्या देके जाएगा आपको, देखो इस तरीके से आपको मिल जाएगा बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन -1/2 इंटू 2√t प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, ये बना -√t। अब t क्या था बच्चों, तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, आगे चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन 2 में हमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहां पर अगर इसे आप कंपेयर करने लगोगे, dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x से इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर p ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, दिस विल बी -1 अपॉन x। ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, e टू द पावर, यहाँ पर ये जो फंक्शन p है इसका हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, तो -1 अपॉन x dx देखो ऐसे मिलेगा, जो कि फाइनली क्या लिखा जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ x, ऐसे समझे, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हुए यहाँ पर देखो इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ओवरऑल आपका आंसर आ गया x की पावर -1, या आप इसे 1 अपॉन x लिखकर इस तरीके से अपना आंसर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये भी गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 वेक्टर अलजेब्रा में से है बच्चों। इसमें क्या करने के लिए बोला गया है हमें, यहाँ पर एक वेक्टर r दे रखा है आपको और इसकी वैल्यू निकालनी है r क्रॉस i कैप, r क्रॉस j कैप। ये दोनों वेक्टर जो भी आएंगे उनका डॉट प्रोडक्ट मुझे लेना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें एक्स वाई को ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको r वेक्टर दिख रहा है ना, चलो सबसे पहले r वेक्टर क्रॉस i कैप निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए तो यहाँ से हम लोग पहले क्या लिखेंगे, i कैप, j कैप, k कैप। ठीक है, ये आपका r वेक्टर यानी एक्स वाई जेड, और यहाँ पर i कैप का मतलब 1 0 0 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोग क्या करिए, रो 3 से एक्सपेंड कर दो। रो 3 से एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा जेड जे कैप, समझे, माइनस वाई के कैप। चेक करके देख लो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। अब इसके बाद इसकी बारी, यानी आर वेक्टर क्रॉस जे कैप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ पर वेक्टर आर के लिए वैल्यूज, और जे कैप का मतलब हो जाएगा 0 1 0। अगेन आप लोग क्या करिए, रो 3 से एक्सपेंड कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले एक नेगेटिव लगा लो, क्योंकि ये वाला नेगेटिव बनेगा ना, डिटर्मिनेंट ही एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, समझे। अच्छा, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा जेड आई कैप माइनस एक्स के कैप, जिसे आप फर्दर क्या लिख सकते हो, एक्स के कैप माइनस जेड आई कैप, ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ आ रही है सभी को या नहीं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसका और इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, यहां पर आप देख सकते हो। तो चलो काम शुरू करते हैं जरा, यानी आर वेक्टर क्रॉस आई कैप, यहां पर डॉट आर वेक्टर क्रॉस जे कैप, जो भी रिजल्ट आएगा इसमें प्लस एक्स वाई भी करना होगा। तो ये क्या बनेगा, आर क्रॉस आई का मतलब हो गया जेड जे कैप माइनस वाई के कैप, इसका डॉट हम लेंगे आर क्रॉस जे, मतलब ये क्या है, माइनस जेड आई कैप प्लस एक्स के कैप। ठीक है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे एक्स वाई।
अब यहाँ पर जैसे ही तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे, यहाँ जे कैप वाला है यहाँ नहीं है, मतलब वो तो गया। यहाँ आई कैप वाला है यहाँ नहीं है, वो भी गया। यानी यहाँ सिर्फ के कैप का जो कोफिशिएंट है और यहाँ जो के कैप का कोफिशिएंट है वही मल्टीप्लाई होगा। तो ओवरऑल ये मिलेगा -xy, पहले से +xy आपको दिख ही रहा होगा, मतलब फाइनली आपका आंसर आ गया 0। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 4 में बेसिकली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पूछा हुआ है। लेकिन लाइन की इक्वेशन में ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, मतलब इसको हम कंपेयर करेंगे z इक्वल टू Z1 प्लस सी लेमडा के साथ। तो इससे कंपेयर करोगे तो ये बनेगा z इक्वल टू -4 प्लस 0 लेमडा, समझे। यानी ये क्या बनेगा z प्लस 4 अपॉन 0, नाउ दैट विल बी इक्वल टू लेमडा। तो बस यहाँ से अपने लाइन को रीराइट हम कर लेंगे। तो लाइन क्या बन जाएगा, लाइन बिकम्स, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पर, लाइन क्या बनेगा x माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको भी सिंप्लीफाई करते चलो, मतलब y के कोफिशिएंट को 1 बनाते चलो। तो यहाँ से मुझे 3 कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा 3y माइनस 2 अपॉन में 2, इस तरीके से। सो ओवरऑल मैं इसे क्या लिखने वाला हूँ y माइनस 2 अपॉन 2 अपॉन 3, समझे। और ये z वाले का हमने क्या बोला z प्लस 4 अपॉन 0। ये आपका लाइन का इक्वेशन आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर अब इसको अगर मैं कंपेयर करूं x माइनस x1 अपॉन क्या आता है y माइनस y1, ये डिनोमिनेटर में क्या आता है बच्चों, डिनोमिनेटर में जो भी आता है उसको आप लाइन का डायरेक्शन रेशो बोलते हो, समझे। तो यहाँ से कंपेयर कर लो, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशोज यानी drs की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो drs की वैल्यू मिल जाएगी 3 2/3 0, इस तरीके से। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं 9,2,0, समझे बच्चों। अब यहां से डायरेक्शन कोसाइन लिखने की बारी है, यानी डीसीज, द डीसीज ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, यहां पर प्लस माइनस ए यानी 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 81 प्लस 4 प्लस 0, समझे। अच्छा प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेम चीज, इसको डायरेक्टली 85 लिख दूं क्या, लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर प्लस माइनस 0 अपॉन अंडर रूट 85, ठीक है, जिसे आप लोग क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 85, ठीक है, प्लस माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 85, और ये आपका 0 रह जाएगा। आपका मन करे तो प्लस माइनस 0 लिख लो। ठीक है, तो फिलहाल ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन 4 का। ठीक है बच्चों, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 5 आपके सामने आ चुका है बच्चों, जो कि प्रोबेबिलिटी में से है। तो यहां पर हमें क्या बोला हुआ है, P ऑफ नॉट ए। P ऑफ नॉट ए का मतलब हुआ P ऑफ ए डैश की वैल्यू दे रखी है 0.7। इसका मतलब P ऑफ ए क्या आ जाएगा, इसे हम निकालेंगे 1 माइनस P ऑफ ए डैश ऐसे करके। तो 1 माइनस 0.7 यानी 0.3 आ जाएगा। क्वेश्चन में P ऑफ बी की वैल्यू भी है, ऊपर आप देख सकते हो 0.7 है। क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, समझे। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि P ऑफ बी ओवर ए, नाउ दैट मीन्स P ऑफ बी इंटरसेक्शन ए करो या A इंटरसेक्शन बी करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन P ऑफ ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लिया। यहाँ पर जो वैल्यूज पता है उसको हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पता है और P ऑफ ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिलेगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या P ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है। तो ये बनेगा आपका 0.5, इसकी वैल्यू पुट कर दी है मैंने, टॉप में देख लो। और P ऑफ ए जो हमने अभी निकाला है यानी 0.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 0.15 आ जाएगा। अब मेरे पास इसकी वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है बच्चों, मुझे फाइंड करना है ये, इसका मतलब क्या है समझते हैं जरा। इसका मतलब है देखो P ऑफ ए डैश या ए बार एक ही बात है, और यहाँ पर B डैश यानी B बार। इसका मतलब है मुझे क्या करना पड़ेगा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ठीक है, और यहाँ पर P ऑफ B डैश। देखो डिनोमिनेटर में तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी, इसको 1 माइनस P ऑफ B हम लिख लेंगे।
न्यूमरेटर में किस तरीके से होगा साइड में बता देता हूं मैं, ध्यान से देखना। ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ये सारा फेयर वर्क है बच्चों, दिस इज नॉट अ रफ वर्क। इसे हम लोग लिख सकते हैं P ऑफ A यूनियन B, ये देखो ऐसे लिख सकते हो, कोई डाउट तो नहीं। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, लेकिन P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो वो कैसे आएगी, ध्यान से देखते रहना। 1 माइनस, देखो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, समझे कि नहीं। 11th में आपने पढ़ा हुआ है, चैप्टर 16 ऑफ 11th क्लास, है ना, सीधा सा फॉर्मूला। 1 माइनस, अब इन सब की वैल्यू मेरे पास है। P ऑफ A क्या है, तो ये रहा 0.3, आप देख पा रहे होंगे। P ऑफ B क्या है, दैट इज 0.7, ठीक है। और ये A इंटरसेक्शन B वाले के लिए मैंने क्या वैल्यू निकाली है, 0.15, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे आपको ओवरऑल मिल जाएगा 0.15, समझे कि नहीं। अब इस पूरे रिजल्ट को यहां पर मैं यूज कर लूंगा, न्यूमरेटर में यानी 0.15 और डिनोमिनेटर में P ऑफ B डैश लिखा हुआ है, यानी 1 माइनस P ऑफ B यानी 0.7, देखो ऐसे आएगा, मतलब ऊपर है 0.15 और नीचे क्या हो जाएगा 0.3, तो मतलब फाइनली क्या बनेगा, ये 0.5 ही बनेगा, जिसे आप चाहो तो 5/10 यानी 1/2 इस फॉर्म में भी डिक्लेयर कर सकते हो। वैसे डेसिमल में ही छोड़ दो, बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सारा डाटा डेसिमल की फॉर्म में ही है, ठीक है, यानी 0.5 ऐसे ही छोड़ सकते हो, समझे कि नहीं। ठीक है बच्चों, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन 6 में हमें क्या करना है बच्चों, यहां पर हमें एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। इनमें से आपको कोई से भी दो नंबर स्मॉल a एंड स्मॉल b इस तरीके से सेलेक्ट करना है, देखो यहां पर लिखा हुआ है चूज करना है, ताकि a और b इक्वल ना हो, ठीक है ना। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि a अपॉन b इंटीजर होना चाहिए, समझे। देखो a अपॉन b इंटीजर तभी होगा जब a और b इस तरीके से लिखे गए हों कि जब इनको कैंसिल करो तो ओवरऑल इंटीजर मिले, है ना। जैसे मान लो a की जगह 4 हो और b की जगह 2 हो, तो कैंसिल होकर आंसर 2 आ जाएगा, अब 2 भी तो इंटीजर है। तो इस तरीके से आपको a और b की वैल्यू सेलेक्ट करनी है ताकि a और b इक्वल भी ना हो और a अपॉन b इंटीजर आ जाए। मान लीजिए अगर मैं a की जगह 1 ले लूं, अगर a की जगह 1 लूंगा, अब अगर मैं a की जगह 1 लूंगा तो b की जगह मैं ऐसा क्या नंबर लूं जो कि a के इक्वल ना हो, देखो इस कंडीशन को ध्यान रखना, ठीक है। अब b की जगह मैं ऐसा क्या नंबर लूं इस ब्रैकेट में से जो कि a के इक्वल ना हो, ताकि a अपॉन b इंटीजर बन जाए। तो इस केस में आप देख सकते हो कि अगर a इक्वल्स 1 लोगे तो b भी 1 ही लेना पड़ेगा, बट हम a और b सेम नहीं ले सकते हैं, इसलिए a की वैल्यू 1 नहीं ली जा सकती है, क्योंकि इस केस में अगर b की जगह मैंने कोई दूसरा नंबर 2 3 4 या 5 लिया तो a अपॉन b इंटीजर नहीं होगा, समझे बच्चों। मैं फेवरेबल केसेस निकालने जा रहा हूं यहां पर, समझे। अच्छा, इसका मतलब अब a की जगह 2 लेकर देखते हैं जरा, अगर a 2 लोगे तो b पक्का 1 लेना पड़ेगा, समझे कि नहीं, समझे या नहीं। 2/1 हो गया ना इंटीजर, लेकिन b की जगह 2 अगर लोगे तो 2/2 वो भी इंटीजर होगा, बट a और b सेम हो जाएंगे तो b की जगह 2 नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा b की जगह तुम 3 4 5 ऐसा कुछ नहीं ले सकते हो। तो ये आपका पहला केस बना, समझे बच्चों, यानी हाउ मैनी केसेस, तो ये आपका एक केस बन चुका है, समझे। अच्छा, अगला केस देखते हैं जरा, अगर a की जगह मैंने 3 लिया तो अगेन मुझे b की जगह 1 ही लेना पड़ेगा, यानी यहां पर भी एक ही केस बनेगा, समझे। अच्छा, अगर a की जगह मैंने 4 लिया तो b की जगह या तो 1 ले लो या फिर b की जगह 2 ले लो, समझे कि नहीं, चेक करके देख लो। तो यहां पर देखो 4/1 एक इंटीजर, 4/2 सिंप्लीफाई करो आंसर 2 आएगा, दूसरा इंटीजर, यानी यहां पर 2 केस बन जाएंगे बच्चों, समझे। अच्छा, a की जगह अगर 5 लोगे तो b की जगह अब आपको 1 ही लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि b की जगह 2 लोगे तो 5/2 क्या हुआ, इंटीजर हुआ, नहीं हुआ ना। ऐसे b की जगह 3 लोगे तो 5/3 a अपॉन b की जगह, समझे, इंटीजर नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर b की जगह 4 लोगे तो भी गड़बड़, और जैसे b की जगह 5 लोगे तो a अपॉन b यानी 5/5
ये तो इंटीजर हो जाएगा, आंसर 1 आएगा ना, इंटीजर तो हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, ए और बी इक्वल हो जाएंगे, तो फिर ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी। यहाँ दो कंडीशन है कि ए और बी सेम नहीं होने चाहिए और ए अपॉन बी इंटीजर होना चाहिए, समझे। यानी इस केस में भी आपको सिंगल केस ही दिखेगा। तो यहां पर एक बार आप चेक करके देखो, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने बन गए, है ना बच्चों। यहां पर फेवरेबल केसेस आपके हो जाएंगे, एक बार काउंट कर लो, तो ये 5 केसेस। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ केस कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 इंटीजर्स हैं इस सेट में, जिसमें से कोई से भी 2 इंटीजर मुझे सेलेक्ट करने हैं। तो पहला इंटीजर आएगा 5 में से, अगला इंटीजर आएगा 4 में से, है ना, क्योंकि हमें यहां पर ये कंडीशन तो दे ही रखी है। आर यू गेटिंग मी। तो ये बन जाएगा 20। दैट मीन्स आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर फेवरेबल केसेस ये रहा और टोटल नंबर ऑफ केसेस ये रहा, मतलब 1/4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। यानी सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी ये रहा आपके सामने। यहां पर बेसिकली इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहां पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इंटीग्रल को फिलहाल हम आई एज्यूम कर लेंगे। ये लो, मैंने यहीं पर लिख दिया। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। यहां पर जो प्रॉपर्टी मैं लगाने वाला हूं वो साइड में लिख रहा हूं, अच्छा रहेगा आपके रिकैप के लिए। ये देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, यहां से 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे हो जाता है ना, समझे। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है, और इसका एक नाम और भी होता है, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को नहीं पता है देन डोंट वरी, डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखो 0 से पाई तो एज इट इज, यहां पर e टू द पावर कॉस एक्स की जगह क्या लिखोगे, देखो यहां पर a का काम अपर लिमिट यानी पाई करेगा, तो यहां पर क्या लिखोगे, देखो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में देख लो e टू द पावर कॉस, वैसे तुम कॉस पाई माइनस एक्स को अब डायरेक्टली लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिलहाल मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं आपको, ठीक है बच्चों, और ये dx को मत भूलना। अब ये फाइनली आपको क्या देके जाएगा, 0 से पाई e टू द पावर माइनस कॉस एक्स, समझे बच्चों। अच्छा, नीचे e टू द पावर माइनस कॉस एक्स और यहां पर माइनस ऑफ माइनस कॉस एक्स यानी e टू द पावर कॉस एक्स, इस तरीके से बनेगा। ये रहा dx, इसे आप इक्वेशन सेकंड बोलो। ये भी इंटीग्रल i की वैल्यू निकल रही थी। अब यहां से हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। जैसे आप ये काम करोगे तो यहां से क्या बनेगा, देखो i प्लस आई यानी 2i हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में, LHS देखो, और सेकंड इक्वेशन का भी LHS देखो। अब यहां पर इंटीग्रल में क्या होगा, 0 से पाई, ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर में जो चीज सेकंड इक्वेशन में है वही चीज फर्स्ट इक्वेशन में है, डिनोमिनेटर देख लो। तो चुपचाप से एलसीएम लोगे तो ये कैंसल आउट होके आपको फाइनली 1 दे देगा, आप चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब ये क्या बन जाएगा, दिस इज 2i इज इक्वल टू x, जिसपे हमें लगाना है लिमिट, समझे। तो ये क्या बनेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनली ये 2i की वैल्यू थी, तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, बात खत्म। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में से है। तो यहां पर इसने बोला हुआ है इफ y ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये कंडीशन भी है आपके पास, आपको फाइनली इसकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं, कैसे होगा देख लेते हैं जरा। तो यहां पर सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, dy अपॉन 1 प्लस वाई, समझे। नाउ दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स dx अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, मतलब वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। इस वाले में अगर ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में है डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर वाले का, समझे। तो इसका मैंने डायरेक्टली तरीका आपको बताया हुआ है, क्या लिख सकते हो, ln ऑफ द फंक्शन, समझे, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही।
अब इसकी हेल्प से यहां पर कर लोगे, है ना, RHS में, और LHS में क्या हो जाएगा, दिस विल बी ln ऑफ 1 प्लस वाई, वैसे लॉग भी लिख सकते हो, बेस ई होना चाहिए, है ना, माइनस ln ऑफ ये हो जाएगा 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब ये भी आपका लॉग में है, ये भी लॉग में है, तो कांस्टेंट को भी लॉग की फॉर्म में या ln की फॉर्म में लिख लो, एक ही बात है, मैंने यहाँ लॉग लिख दिया। फाइनली ये क्या हो जाएगा, देखो इस माइनस वाले को इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा ना, तो फिर लॉग एम प्लस लॉग एन वाली प्रॉपर्टी, यानी लॉग ऑफ m इंटू एन, समझे। तो बस इसका यूज करते हुए यहां पर फाइनली आपको मिलेगा ln ऑफ, देखो यहां पर ये 1 प्लस वाई और यहां से ये आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां पर क्या मिलेगा, लॉग लिखो या ln लिखो एक ही बात है, देखो इस तरीके से, तो ये फाइनली आपको दे देगा 1 प्लस वाई। ठीक है, मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं, और अगर लगाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, चलो कोई नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएगा, देखो इस तरीके से मिलेगा। अब अगर आप मॉड को हटाओगे, दिस विल बी 1 प्लस वाई, ये तो आपका 2 प्लस साइन एक्स से पहले से ही है, और यहां पर भी मॉड को हटाओगे तो प्लस माइनस सी आएगा, उसको तुम k से रिप्लेस कर दो, अनदर इंटीग्रल कांस्टेंट, समझे कि नहीं, क्लियर है बच्चों। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। क्वेश्चन में ये कंडीशन भी दे रखी है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए बोला हुआ है, y की जगह 1 अगर x 0 होगा तो बस यहाँ पर y की जगह 1 डालो, x की जगह 0 डालो, यहाँ y की जगह 1 डालोगे 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, इस ब्रैकेट में 2 प्लस साइन 0, साइन 0 0 ही होता है, मतलब यहाँ से भी 2 ही मिलेगा। नाउ दैट इज इक्वल टू k, कहने का मतलब k की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आपका फाइनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस वाई, यहाँ पर 2 प्लस साइन एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू k की जगह 4। ये आपका फाइनली सॉल्यूशन आ चुका है। अब क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू निकालनी है ना, y ऑफ पाई बाई 2 की निकालनी है, यहाँ पर इसने बोला है कि y ऑफ x इसका सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर आपके पास सॉल्यूशन आ चुका है। आप चाहो तो पूरा y की वैल्यू पहले निकाल लो, है ना, किस तरीके से, देखो ऐसे ये आ जाएगा 4/2 प्लस साइन एक्स, ठीक है, -1, पहले ऐसे निकाल लो, ये बन गया y ऑफ x। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x की जगह पे पाई बाई 2, y ऑफ पाई बाई 2 निकालने के लिए। तो चलो काम शुरू करते हैं, 4/2 प्लस साइन पाई बाई 2 जो कि 1 होगा, और ये रहा -1 पहले से ही है, तो 4/3 -1, एलसीएम ले लो, 4 - 3 यानी 1/3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है बच्चों, अब चलें आगे, चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी इसके अल्टरनेटिव की तरफ। यहां पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, और ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, तो ये होमोजेनियस है, आपको अगर दिख रहा हो तो देखो, यहां पर सबसे पहले दोनों ही तरफ आप क्या करो, यहां पर x dx से डिवाइड करो, यानी मैंने क्या बोला, डिवाइड बाय x dx। ठीक है, दोनों तरफ डिवाइड कर दो इससे, जैसे ही आप ये काम करोगे तो ये फाइनली क्या बनेगा, यहां पर आ जाएगा dy/dx। अच्छा ये क्या बनेगा, -y/x, और यहां पर क्या हो जाएगा, x² + y² ओवर द रूट, और पूरे के नीचे x, देखो इस तरीके से। अब यहां पर तुम करो सब्स्टिट्यूशन, यानी y को vx ऐसे एज्यूम कर लो, यहां पर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी dy/dx आ जाएगा, ये रहा v प्लस x dv/dx। अब यहां से dy/dx की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यानी बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, दिस विल बी, ध्यान से देखते रहना, v + x dv/dx, है ना, dy/dx की वैल्यू, ये देखो y/x, क्योंकि आपने y को vx माना है, तो यहां से y/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो v आ जाएगी, यानी -v। अच्छा इधर आ जाओ, यहां पर x², ये बनेगा आपका v²x², पूरे का अंडर रूट, और यहां नीचे x लिखा हुआ है, इसको मत भूलना। अंडर रूट में ध्यान से देखो, x² रूट के अंदर ही कॉमन आएगा, तो रूट के बाहर वो x बन जाएगा, नीचे वाले x को कैंसिल कर देगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ LHS में v कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको देकर जाएगा x dv/dx, और यहाँ पर 1 + v², और ये भी रूट में, समझे, वेरिएबल सेपरेबल आराम से हो जाएगा।
अब यहां से बड़े आराम से वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, यानी dv अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन भी शुरू कर दो, और यहां पर dx अपॉन x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी ln ऑफ, यहां पर क्या होगा v प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर ऐसे, और ये बनेगा आपका ln ऑफ x, और इस तरीके से यहां पर कांस्टेंट को या तो k लिखो या फिर ln ऑफ c लिखो, समझे। अच्छा, फाइनली यहां से क्या बनेगा, v की जगह जैसे ही मैं y अपॉन x लूंगा, सो दिस विल बी ln ऑफ यहां पर y अपॉन x प्लस, अब यहां पर v की जगह जैसे ही y अपॉन x लिखकर एलसीएम लोगे तो ये फाइनली बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन पूरे का रूट होने की वजह से डिनोमिनेटर में से फाइनली आपको सिर्फ x मिलेगा, ऐसे चेक कर लो। ठीक है बच्चों, यहां पर ये बन जाएगा ln ऑफ मॉड x इंटू में c, देखो इस तरीके से हो जाएगा, समझे। अब फाइनली यहां पर एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो इस वाले में, तो ये एलसीएम लेने से क्या बन जाएगा बच्चों, ln को हटा दूं क्या डायरेक्टली, ln को हटा ही दो अब यहां से, तो फाइनली आपको मिलेगा y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो रूट में है, पूरे के नीचे x आ जाएगा, समझे, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू सी, फाइनली आपको ऐसे मिलेगा। मॉड को हटाना चाहो तो हटा सकते हो। अब देखो इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आपको दिखने लगेगा, यहां पर आप लिख लो एक्स स्क्वायर इंटू के, यानी के इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो, और ये बता दो कि आपने k किसकी जगह लिखा है, तो प्लस माइनस सी। ये मॉड वाला काम मैं पहले बता चुका हूं कि जब मॉड को हटाओगे तो ये प्लस माइनस सी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है इस वाले क्वेश्चन का। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन 9 बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा में से है। तो यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहां पर 3 वेक्टर्स गिवन है, और ये कंडीशन भी गिवन है कि इन तीनों वेक्टर्स का सम नल वेक्टर के इक्वल है। हमें ये प्रूव करना है। किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो आपको ऑलरेडी ये गिवन है कि तीनों वेक्टर्स का सम इज इक्वल टू नल वेक्टर, ऐसा गिवन है। आप क्या करो, दोनों ही तरफ वेक्टर ए से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, तो एलएचएस में क्या होगा, ए क्रॉस ए मतलब दोनों ही वेक्टर हैं, ध्यान से। ठीक है, ये बनेगा बी क्रॉस ए और ये बनेगा सी क्रॉस ए, और आरएचएस में ये तो नल वेक्टर ही रह जाएगा, ए क्रॉस ए ये भी नल वेक्टर बन जाएगा, समझे। तो ये नल वेक्टर, देखो बी क्रॉस ए को अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो माइनस आ जाएगा, समझे, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब यहां से अगर तुम ये माइनस वाले ए क्रॉस बी को उधर ले आओ तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। ठीक है, अगेन यानी दोबारा से उसी क्वांटिटी के पास पहुंच जाओ जो आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है, यानी ये पूरा किसके इक्वल है, तो नल वेक्टर के। अब यहां पर आप वेक्टर बी से क्रॉस कर दो, आपका मन करे तो वेक्टर सी से भी कर सकते हो। फिलहाल इसको हम देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी, नल वेक्टर डायरेक्टली लिख दो, प्लस सी क्रॉस बी, समझे। अच्छा, ये भी नल वेक्टर में ही चेंज हो जाएगा। ए क्रॉस बी को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसे आप करोगे तो ये बनेगा माइनस बी क्रॉस सी, नाउ दैट इज इक्वल टू नल वेक्टर। यहां से साइड चेंज करो तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, बी क्रॉस सी के इक्वल, इसे इक्वेशन सेकंड बोल दो। यहां पर आप कंक्लूजन ले सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। देखो सेकंड इक्वेशन में यही लिखा हुआ है, लेकिन ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के भी इक्वल है, तो इसको भी इक्वेट कर दो यहाँ पर, और यही चीज आपको प्रूव करनी है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखो, समझे। तो क्वेश्चन 9 भी गया। आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले जरा लाइन का इक्वेशन लिख लो। ठीक है, जब लाइन का इक्वेशन लिखोगे यानी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो कैसे लिखोगे, इसके लिए मुझे लाइन के डी भी चाहिए होंगे, डोंट वरी हम ले लेंगे भैया। x माइनस एक्स वन
ठीक है। अच्छा फिर y माइनस y1, ठीक है। अच्छा फिर z माइनस z1, ठीक है। अब यहाँ पर x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यानी ये फाइनली क्या बनेगा, x माइनस 3 और ये 2 हो जाएगा, y माइनस 4 और ये आपका माइनस 3 और ये z माइनस 1 और ये 5। इसे हम लेमडा एज्यूम कर लेंगे, ठीक है बच्चों। यहां से हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ रैंडम पॉइंट लिखने वाले हैं। रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन ए बी, तो वो क्या बनेगा बच्चों, यहां से ये रैंडम पॉइंट आपका आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 3, एक्स की वैल्यू निकल चुकी है, माइनस 3 लेमडा प्लस 4, ठीक है, फिर आपका आएगा 5 लेमडा प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो इस रैंडम पॉइंट को अगर मैं कोई पॉइंट P मान लूं, तो यहां पर ये जो पॉइंट P है अब किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, चलिए जरा क्वेश्चन में चलते हैं। आपका जो लाइन ए बी है ना, जो कि पॉइंट ए और बी से पास हो रहा है, ये एक्स वाई प्लेन को कट करेगा, देखो यहां लिखा हुआ है। तो मैं कहूंगा बिकॉज लाइन ए बी क्रॉसेस एक्स वाई प्लेन, तो अगर एक्स वाई प्लेन को जब भी क्रॉस कर रहा होगा तो उस समय z कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो z कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। रैंडम पॉइंट का z कोऑर्डिनेट यहां से उठा लो, इसे 0 के इक्वल रखो, यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -1/5। इस लेमडा की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, समझे, तो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या बनेगा बच्चों, देखो यहां पर लेमडा की जगह जैसे ही -1/5 डालोगे तो ये क्या बनेगा आपका 3 - 2/5। अभी हम कैलकुलेट करेंगे, डोंट वरी। ये क्या बनेगा 4 + 3/5। यहां डालकर टाइम पास मत करना जेड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि वो तो 0 ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको ये क्या दे देगा, 5 3 15 - 2 मतलब क्या हुआ 13/5। यहां पर करोगे ये 23/5, 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं जरा, और इसका एक अल्टरनेटिव है, इसको भी देख लेते हैं। देखो यहां पर क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द फॉलोइंग लाइंस। देखो अगर ये दोनों लाइन आपके रिक्वायर्ड प्लेन के ऊपर ही हैं, है ना, बोला तो हुआ है कंटेनिंग द फॉलोइंग लाइंस, तो दोनों लाइन में से अगर आप पॉइंट्स को पिक करोगे वो पॉइंट्स आपके प्लेन के ऊपर ही होंगे। तो किसी भी लाइन में से आप पॉइंट को उठा लो, तो यहां से अगर मैं पॉइंट को देखूंगा तो पॉइंट क्या बन जाएगा बच्चों, 8, -19, 10। इसको ध्यान रखना क्योंकि ये पॉइंट हमारे प्लेन की इक्वेशन को लिखने में भी यूज होगा। अब मुझे प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो इसके लिए अगर तुम फर्स्ट वाली लाइन से इसका वेक्टर b1 लिखो, यानी इस लाइन के पैरेलल वेक्टर लिखो, दिस विल बी, देखो इस तरीके से बड़े आराम से आ जाएगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले से वेक्टर b2 लिखो, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहां पर भी 1 ही है, तो हमें ज्यादा कोई समस्या तो आने वाली नहीं है। देखो इस तरीके से मिल गया आपको, ठीक है। अब नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपको लिखना है, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। तो ये कैसे आ जाएगा, जो b1 वेक्टर निकला है और जो b2 वेक्टर निकला है, दोनों का आप ले लो क्रॉस प्रोडक्ट, समझे बच्चों। तो चलो कहानी शुरू करो जरा। तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है। तो यहां पर ये 3, ये -16 और ये 7, ये 3, ये 8 और ये -5। चलो जी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये i कैप एज इट इज लगाओ, यहां पर ये 80 - 56 क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 24, ठीक है। -j कैप पहले ही लिख लो, अब यहां पर क्या बनेगा -15 और ये -21 यानी माइनस का 36, चेक कर लो, ठीक है बच्चों। अब जरा k कैप को भी देखते हैं, यहाँ 24 और ये 48 यानी 72 आ जाएगा, समझे। दैट मीन्स अगर मैं drs लिखने लगूं, द drs ऑफ नॉर्मल वेक्टर, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, नॉर्मल वेक्टर के drs क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 24, 36, 72, जिसे आप लोग फर्दर क्या लिख सकते हो,
2, यहाँ पर 3 है ना, 12 का टेबल, आर यू गेटिंग मी, 2, 3 और 6। देखो ये आपके नॉर्मल वेक्टर के डीआरस आ चुके हैं। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है आपको, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। वैसे पॉइंट एक और ले सकते हैं यहाँ पर या नहीं, मुझे कमेंट करके बताना कि वो पॉइंट क्या हो सकता है, अगर ले सकते हैं कोई दूसरा पॉइंट भी तो ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, तो a x माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1, ये फॉर्मूला लगा देंगे ठीक है। तो यहाँ पर ABC का काम कौन करेगा, यहाँ पर 2, 3, 6 आपको दिख रहे होंगे है ना, नॉर्मल वेक्टर के डीआरस। तो ये रहा 2x माइनस 8 प्लस ये रहा 3y माइनस ऑफ माइनस 19, यानी देखो ऐसे आ जाएगा, प्लस ये देखो 6 और ये z माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2x, यहाँ से 3y और यहाँ से 6z। अच्छा यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखो माइनस 16, अच्छा फिर यहाँ से माइनस 60 और ये 19 3 जा 57, यानी प्लस का 57, देखो ऐसे आएगा। ठीक है बच्चों, तो 57 माइनस 60 यानी माइनस 3, यानी माइनस का 19 बनेगा। साइड चेंज करना चाहो तो चेंज कर दो, देखो इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, और इसी के साथ सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुके हैं। अब चलते हैं जरा सेक्शन सी की तरफ, यानी यहाँ पर आपको 4 मार्कर क्वेश्चंस दिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बेसिकली जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रेशन का है। चलो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अगर आप चाहो तो इसको यहीं पर आई एज्यूम कर लो, जैसे कि मैंने इसी के ऊपर ओवर राइटिंग करके लिख दिया। ठीक है, चलो इसे मैंने आई लिख लिया। अब यहां से आप इसे साइन कॉस में चेंज करो, मतलब इसे लिखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन एक्स को लिख सकते हैं ना, रूट का ध्यान रखना। अच्छा इसे लिखो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है बच्चों, रूट का यहाँ भी ध्यान रखना। वैसे एक बात आपको मैं बताऊं, यहाँ पर जिस तरीके से आप सॉल्व करोगे उसके बेसिस पे आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है। अगर आप यहाँ पर अंडर रूट को टेंजेंट एक्स को 1 अपॉन रूट 10x लिखकर उसके बाद सिंप्लीफाई करें, उस केस में 10x को टी स्क्वायर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेकिन उस केस में जो आंसर आएगा और अभी जो मेरा आंसर आएगा वो दोनों डिफरेंट होंगे। फिलहाल चलो आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो न्यूमरेटर में हमें मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स और ये कॉस एक्स, dx को मत भूलना। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल काम क्या होता है, स्पेशल टाइप का सब्स्टिट्यूशन। न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी दिख रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसा हो, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो, और डिनोमिनेटर में साइन 2x बन सकता हो। जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो रूट के अंदर ही, साइन 2x बन जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो न्यूमरेटर में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या cos x माइनस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो भी दे रखा है उसके इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चलो इसका इंटीग्रेशन ले लो, क्या आएगा बच्चों, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के बाद ऑफ कोर्स मुझे डिफरेंशिएशन तो करना ही है, तो ये रहा मेरा डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, देखो ऐसे आ जाएगा। अब देखो इस चीज को अपने अगर इंटीग्रल में यूज करोगे तो इतना आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर तो dt बन जाएगा है ना न्यूमरेटर में। अब इसके बाद जरा डिनोमिनेटर में देखो तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलते हैं जरा जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसके पास फिर से। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप का ही काम होगा, इसलिए तो मैंने बोला स्पेशल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन या स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल है ये। देखो इसका स्क्वायरिंग कर दो, जैसे स्क्वायरिंग खोलोगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस तरीके से हो जाएगा एलएचएस में। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, और प्लस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है ना, अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था ना कि यहाँ पर रूट के अंदर ही अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो साइन 2x में चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ये साइन 2x नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने किया भी नहीं है चेंज इसको। तो यहाँ पर देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको साइन 2x लिख सकते हो बट मैं लिखूंगा नहीं। ठीक है, यहां से अगर तुम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालना चाहो तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। समझे कि नहीं, देख लो। तो यहां पर डिनोमिनेटर में आप इसको लिख दो, यानी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 पूरे का अंडर रूट।
अब नीचे वाला 2 नहीं लिखा तो उसको आप ऊपर इस तरीके से लिख दो। ठीक है बच्चों, बस यहां से आपका फॉर्मूला लग जाएगा। ये √2 इस तरीके से लिखो। अब ये क्या बनने वाला है बच्चों, दिस विल बी लॉग ऑफ, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये t प्लस √t² - 1। ठीक है बच्चों, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर अब आप लोग t की जगह जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया था उसे पुट कर दो, तो ये बनेगा आपका -cos x -sin x प्लस, अब देखना अंडर रूट में अगर t की वैल्यू पुट करोगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करके -1 भी करना है, ध्यान रखना, तो ओवरऑल यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको t² - 1, देखो इस वाले स्टेप पे फोकस करना, तो t² - 1 यानी 2 sin x cos x, यानी इसको आप चाहो तो डायरेक्टली sin 2x इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर यहां पर सॉल्यूशन करने का मेथड अल्टर कर दो, यानी अंडर रूट को टेंजेंट एक्स को 1/√10x ले लो, एलसीएम लो, उसके बाद 10x को t² ऐसे पुट करके तब सॉल्व करो, तो आंसर डिफरेंट आएगा। क्या आंसर आएगा मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलें आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। यहां पर क्या करना है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया अबोव एक्स एक्सिस, यानी फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में ही कहीं पर एरिया होना चाहिए, विच इज बाउंडेड बाय दिस कर्व। अब ये जो कर्व है बेसिकली एलिप्स है। ठीक है, अच्छा यहां पर और क्या बोला हुआ है, विच इज बाउंडेड बाय द कर्व, ये रहा कर्व, एंड द ऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंटेड बाय बोथ द लेटस रेक्टम्स। अब यहां लेटस रेक्टम्स की वैल्यू भी निकाल के दे रखी है, अच्छी बात है। ठीक है ना, और इसने बाद में बता भी दिया है कि ये एलिप्स है जो गिवन कर्व है। चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहां पर x² + a² प्लस y² b² = 1 से कंपेयर करोगे तो a² यानी 16, b² यानी 12, मतलब a की वैल्यू बड़ी, मतलब x एक्सिस पे मेजर एक्सिस होगा, तो इसका डायग्राम देखो इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने डायरेक्टली इसका डायग्राम यहां पर आपके लिए बनाया हुआ है। इसका लेटस रेक्टम यानी x = -2 एंड x = 2, ये दो स्ट्रेट लाइंस होंगी जो कि फोकस से ही पास करेंगी। तो x = 2, ये देखो इस वाले फोकस से पास कर गया, तो x = देखो यहां पर आप देखो ये फोकस से पास हुआ है, तो ये वाला आपका एक लेटस रेक्टम है, ये आपका दूसरा लेटस रेक्टम है, दूसरे फोकस से पास हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो पॉइंट ए पे दूसरा फोकस है आपके एलिप्स का। तो फिलहाल यहां पर जो एरिया आपको शेडेड दिख रहा है, ये वाला एरिया मुझे निकालना है, यानी -2 से यहां पर 2 के बीच में आपका एलिप्स। ठीक है ना, एलिप्स की इक्वेशन में से y² की वैल्यू निकालो, तो 1 - x² 16, एलसीएम ले लो, 16 - x² 16। अब यहां से आप लोग y² की वैल्यू लिखो, दिस विल बी 12/16, और ये आपका 16 - x²। यहां से जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस, देखो √12 का मतलब 2√3 हो जाएगा, और यहां पर ये √16 यानी 4, और ये आपका अंडर रूट में देखो इस तरीके से आ जाएगा। समझे बच्चों, अब क्योंकि ये अबोव ओरिजिन है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। जब मैं यहाँ पर एरिया लिखूंगा तो एरिया में हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे -2 से 2। अब यहां पर ये हो जाएगा 2√3/4, यानी ये बनेगा √3/2, और ये अंडर रूट में 16 - x²। ठीक है, अब यहां पर वैसे एक काम और भी कर सकते थे, क्योंकि ये जो कर्व है ना, यानी जो एलिप्स है, वो x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों पे ही अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए आप पूरे इंटीग्रल का डबल करके 0 से 2 के बीच में भी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते थे। देखो इस तरीके से, समझे बच्चों। अच्छा, वैसे इस वाले स्टेप से यहां पर आने के लिए आप लोग एक प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की कौन सी प्रॉपर्टी, मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कैंसिल होगा, √3 बाहर रखो, यहां पर आप क्या करो एक ब्रैकेट लगाओ, और ये √16 - x² इसके लिए इंटीग्रेट करना शुरू करो। देखो ध्यान से, ऐसा कुछ मिलेगा या नहीं। ठीक है, 16/2 यानी डायरेक्टली 8 लिख दो, यहां पर साइन इनवर्स क्या बनेगा x/4, और लिमिट का ध्यान रखना 0 से 2। चलो लिमिट डालना शुरू करते हैं, ये √3 बाहर याद रखना, तो जैसे ही अपर लिमिट यहां पर डालोगे, ये देखो 2/2 1 हो जाएगा,
16 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, 16 माइनस 4 यानी 12, मतलब ये बनेगा 2√3 प्लस यहां पर करोगे तो 8 साइन इनवर्स 2/4 साइन इनवर्स 1/2 यानी पाई/6। अपर लिमिट का काम हो चुका है, ठीक है बच्चों, अपर लिमिट हुआ। माइनस लोअर लिमिट करोगे 0/2 यानी 0 इंटू एनीथिंग यानी 0 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 0/4 यानी साइन इनवर्स 0 यानी वो भी 0 ही आ जाएगा। मतलब लोअर लिमिट से यहां पर हमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, ये देखो ये ब्रैकेट वाला और बाहर √3 भी है, उसको अंदर भेजोगे तो क्या बनेगा, ये तो 6 बनेगा और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनली ये बनेगा देखो 4π/3 और यहां पर √3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो इस तरीके से। समझे कि नहीं, क्लियर है। जिसे आप फर्दर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 6 + 4π/√3 दिस मच स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में ही आएगा, ध्यान रखना। क्या इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपका मन करे तो यहीं छोड़ दो। चलते हैं जरा, इसका अल्टरनेटिव भी है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना जरा। तो ये रहा इसका अल्टरनेटिव, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर ये एक पैराबोला दे रखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड y = 0। तो यहां पर जो भी एरिया बाउंड होगा उसे हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन का यूज करते हुए। तो सबसे पहले ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ही होगा। चलो जरा इसका डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। और ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन जिसमें अगर x 0 होगा तो y क्या आएगा 1/2 यानी एक पॉइंट क्या बनेगा 0,1/2 और दूसरा पॉइंट यानी जब y 0 होगा तो यहाँ पर -2,0। समझे, इन दोनों पॉइंट्स के हेल्प से हम इस वाले लाइन का डायग्राम बड़े आराम से बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए डायग्राम दिखाता हूं आपको। तो ये रहा डायग्राम आपके सामने, यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्योंकि हमें एरिया y = 0 यानी x एक्सिस के साथ में ही निकालना है। तो ये वाला एरिया शेड हो जाएगा जो कि आपको दिख रहा है ABOCA, ये वाला एरिया। अब इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले देखो आपको एरिया ABC निकालना पड़ेगा, फिर एरिया CBOC ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला काम ये करना होगा, मुझे पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे ताकि यहां पर मैं लिमिट्स लगा सकूं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी x² = 4y। तो 4y की वैल्यू हो जाएगी x + 2, यहां से आप देख सकते हो 4y क्या आ जाएगा x + 2, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, x² - x - 2 = 0। यहां से अगर फैक्टर बन रहे हैं तो बना लो, जैसे फैक्टर बनेगा x + 1 × x - 2। एक बार चेक करके देखो क्या फैक्टर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो यहां पर x की वैल्यू या तो -1 या 2 आएगी। अगर x की जगह -1 होगा तो y क्या होगा बच्चों, x की जगह -1, यहां पर x की जगह -1 डाल के देख लो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगा बच्चों, तो यहां पर मिलेगा ये 1/4, ठीक है। और x की जगह अगर 2 डालोगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आएगी। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालने का मन हो तो देखो इस तरीके से आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। समझे, ये आपके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। तो पॉइंट बी यहां पर और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर आएगा, फिलहाल उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यहां पर जैसे ही मैं यहां पर बी से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहां पर ये जो पॉइंट सी मैंने लोकेट किया है यहां पर एक्स की वैल्यू -1 हो रही होगी। और आपका स्ट्रेट लाइन जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ साइड में देखो टॉप में है ना, लेफ्ट साइड में -2,0 से पास करेगा, यानी ये वाला पॉइंट आपका -2,0 समझे, जिसको पॉइंट ए से लोकेट किया गया है। चलिए अब एरिया लिखते हैं, तो यहां पर आएगा -2 से -1, -2 से -1 में आपका लाइन चल रहा है, तो लाइन के लिए y की वैल्यू हो जाएगी x + 2/4। समझे बच्चों। इसके बाद अगला एरिया लेंगे, यानी -1 से ओरिजिन दैट इज 0 के बीच में। तो ये देखो b से o तक ये क्या है, आपका पैराबोला हो जाएगा। यहां से y की वैल्यू आप निकालोगे तो x²/4 देखो इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलो इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले 1/4 बाहर करो, ये बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × 1, ठीक है बच्चों।
और लिमिट को मत भूलना -2 से -1। अच्छा, अगले में ये 1/4 बाहर करो, यहाँ पर x³/3 और ये रहा आपका लिमिट। ठीक है, अब यहाँ से हमें बस लिमिट ही पुट करना है। फिलहाल यहाँ पर ये नीचे जो 2 है बाहर करो, ये 1/8 हो जाएगा। अपर लिमिट डालोगे तो यहाँ पर -1 + 2 यानी प्लस का 1 ही बचेगा, जिसका स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा। लोअर लिमिट डालोगे तो फाइनली ये 0 दे देगा, चेक कर लो। प्लस आगे चलते हैं, ये नीचे 3 है, 1/4 भी आपको दिख रहा होगा, 1/12 पहले लिखो। अपर लिमिट डालोगे 0 का क्यूब यानी 0, माइनस लोअर लिमिट डालोगे ना तो -1 का होल क्यूब यानी -1 ही आएगा। देखो इस तरीके से, समझे बच्चों? तो यहां से ये 1/8 दे रहा है और यहां से ये 1/12 दे रहा है। अब यहां पर सिंप्लीफाई कर लो, ये क्या बनेगा 20/96, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 4 5 और यहाँ पर ये 25। अब क्योंकि ये एरिया है तो इसे आप स्क्वायर यूनिट्स में डिक्लेयर कर दो। ठीक है बच्चों, ये फाइनली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जरा और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 13 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का डिस्टेंस इस प्लेन से निकालना है विच इज मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। देखो ये ट्विस्ट आ गया, यहां पर आपका प्लेन बन गया, ये आपका कोई प्लेन है। चलो मैं इसका इक्वेशन यहां लिखता हूं, 3x + y - z + 2 = 0। अब आपको इस पॉइंट का मतलब यहाँ कोई पॉइंट मैं P ले लेता हूं, ठीक है ना, और पॉइंट में देखो i कैप, j कैप और k कैप की फॉर्म में है। इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो 3 - 2, 1 इस तरीके से लिखा जाएगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से निकालना हो तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अभी क्या बोला हुआ है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से निकालो विच इज मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन। अब इस लाइन को अगर मैं यहाँ पर सपोज ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये आपका लाइन हो, है ना, ये आपका गिवन लाइन हो जाएगा। लेट मी राइट, ये आपका गिवन लाइन है, जिसे अगर मैं लाइन L बोलूं तो ये क्या है, तो x - 1/2 = y + 2/-3 दैट इज इक्वल टू z - 1/1। ये आपका लाइन है। ठीक है बच्चों, तो इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए वो डिस्टेंस जो तुम्हें इस पॉइंट का इस प्लेन से निकालना है। सो दैट मीन्स अगर P से मैं यहाँ पर देखो इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूं PQ, है ना, ताकि Q पॉइंट जो है प्लेन के ऊपर आ जाए, तो PQ यहाँ पर लाइन L के पैरेलल होना चाहिए। अब यहाँ से तुम्हें P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि पॉइंट Q प्लेन के ऊपर है तो बस आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के लिए मुझे पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। अब क्योंकि यहाँ पर PQ पैरेलल है लाइन L के, PQ इज पैरेलल टू गिवन लाइन जिसको हमने लाइन L माना। ठीक है, तो गिवन लाइन के DRs क्या है, द DRs ऑफ लाइन L क्या है बच्चों, 2 - 3 1। यही DRs हम PQ के लिए भी यूज करके यहां से इक्वेशन ऑफ PQ लिख लेंगे। क्या आएगा, x - x1 y - y1 यानी ये +2 हो जाएगा, z - z1 और यहाँ पर ये 2 - 3 और ये 1, इस पूरे को लैम्डा के इक्वल रख देंगे। यहां से हम रैंडम पॉइंट लिखने वाले हैं, रैंडम पॉइंट ऑन दिस लाइन PQ, रैंडम पॉइंट ऑन द लाइन PQ। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 लैम्डा + 3, ये बनेगा -3 लैम्डा - 2 और ये बनेगा लैम्डा + 1। ठीक है, ये पॉइंट Q लाई कर रहा है किसके ऊपर, लाइज ऑन द प्लेन। ठीक है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। 3x है ना, x की जगह 2 लैम्डा + 3 यानी देखो इस तरीके से, प्लस y यानी क्या हो जाएगा -3 लैम्डा - 2 माइनस z यानी -λ -1 + 2 = 0। यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये क्या बन रहा है, 3 2 = 6 लैम्डा। ठीक है ना, अच्छा यहां से पहले -3 लैम्डा है और फिर -λ भी है। यहाँ पर 3 3 = 9 बचा हुआ था, -2 और -1
और ये +2, यानी फाइनली -1 ही बचेगा। देखो इस तरीके से। तो दैट मीन्स अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा यानी 3 लैम्डा माइनस लैम्डा, यानी इट विल बी योर 2 लैम्डा। ठीक है ना। अच्छा फिर ये -9 + 1 यानी 1 - 9 यानी -8 हो जाएगा, यानी यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -4। ठीक है बच्चों। अब इस लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं रैंडम पॉइंट यानी यहां पर रिप्लेस बैक कर दूंगा तो मुझे पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स वो क्या होंगे बच्चों, चलो लैम्डा की वैल्यू को पुट करते हैं यहां पर। तो ये बनेगा -8 + 3 यानी 3 - 8 यानी -5 हो जाएगा। यहां पर ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका 12 - 2 यानी 10 हो जाएगा। यहां पर पुट करोगे तो ये बन जाएगा -3। अब क्योंकि मुझे पॉइंट P का डिस्टेंस पॉइंट Q से निकालना है, वेयर पॉइंट Q लाइज ऑन द प्लेन। ठीक है, तो मतलब आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या बन जाएगा, सो इट विल बी डिस्टेंस PQ। ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। नाउ दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो x2 - x1 यानी क्या बन जाएगा, ये -5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी देखो यहां पर ये ऐसे हो जाएगा प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर ये -8 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर है, मतलब ये बनेगा 64 प्लस यहां पर ये 10 + 2 यानी 12 का होल स्क्वायर यानी 144, यहां पर ये आपका -4 का होल स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा आपका 64 + 16 यानी 80 प्लस 144 यानी ये आपको क्या देकर जाएगा, तो 4 8 + 4 यानी 12 का 2 कैरी 1 यानी 224। अब आपका मन करे तो यहीं पर छोड़ दो या फर्दर सिंप्लीफाई करो। अब यहां से अगर इसको आप ध्यान से देखें तो हम इसे 16 × 14 भी लिख सकते हैं। आप चेक करके देख लो, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 224 आ जाएगा। सो दैट विल इम्प्लाई 4√14। अब क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसे यूनिट्स में डिक्लेयर कर दो। ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग केस स्टडी टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए जरा, तो ये रहा हमारा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन। क्या बोला हुआ है पढ़ते हैं जरा। श्याम एंड राधा वांटेड टू प्ले अ गेम विद बॉल्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स रेड एंड ब्लैक। ठीक है। श्याम हैज 2 बॉक्सेस फर्स्ट एंड सेकंड। बॉक्स फर्स्ट कंटेन्स 3 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। बॉक्स सेकंड में 5 रेड एंड n ब्लैक बॉल्स हैं। One of the 2 boxes, box first and box second, is selected by Radha at random, and then Radha draws a ball at random. ठीक है, एक बॉक्स को सेलेक्ट करेगी राधा और उसमें से कोई सा भी एक बॉल निकाल लेगी। ठीक है ना। Based on the given information, answer the following questions. If the probability of the red ball taken out from the box second is 3/5, then what is the value of n? ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड। देखो यहां पर हम किस तरीके से इवेंट्स लेंगे। सबसे पहले मैं इवेंट E1 और E2 एज्यूम कर लूंगा कि लेट E1 एंड E2 डिनोट द इवेंट्स दैट बॉक्स फर्स्ट एंड सेकेंड are selected respectively। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम तो ये। अब यहां से एक इवेंट और हम एज्यूम कर लेंगे, इवेंट E, दैट द बॉल इज रेड विच इज टेकन आउट। ठीक है ना, जिसको हमने बाहर निकाला है, विच इज टेकन आउट। ठीक है, राधा ने एक बॉल ड्रॉ किया है ना, उसको हमने रेड इस तरीके से इवेंट E मान लिया। अब यहां पर क्योंकि आपके पास टोटल 2 बॉक्सेस हैं, यानी P of E1 या P of E2 की वैल्यू अगर आपको लिखनी हो
तो ये दोनों 1/2 ही आएगी। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर अगर मैं कहूं P ऑफ E बाई E1, इसका मतलब क्या हुआ, यानी E1 यानी बॉक्स फर्स्ट में से E मतलब रेड बॉल। तो बॉक्स फर्स्ट में देखो यहां पर ये कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, है ना, और टोटल 6 + 3 यानी 9 बॉल्स हैं। यानी देखो इस तरीके से आ जाएगा, दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा 1/3। अच्छा ऐसे ही P ऑफ E बाई E2, इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड वाले बॉक्स में से अब आपको रेड बॉल निकालना है, समझे। अब सेकंड बॉक्स में रेड बॉल कितने हैं, 5 रेड बॉल हैं, तो 5 लिखो, और टोटल बॉल्स कितने हैं 5 रेड एंड n ब्लैक, यानी 5 + n। अब इसको तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, वैसे भी मुझे n की वैल्यू ही तो निकालनी है। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपके क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब यहां पर जरा फर्स्ट पार्ट में इसने हमसे क्या पूछा है इसको देखते हैं जरा। तो फर्स्ट पार्ट में यहां पर पूछा हुआ है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स सेकंड, यानी सेकंड बॉक्स से रेड बॉल, इसका प्रोबेबिलिटी इसने दे रखा है 3/5। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा यहां पर बेस थ्योरम, समझे बच्चों। और बेस थ्योरम की हेल्प से फॉर्मूला क्या बनेगा वो मैं लिखना शुरू हो चुका हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों। देखो इस तरीके से आपका आ जाएगा, तो E बाय E2 का प्रोबेबिलिटी इनटू में P ऑफ E2। अब ये पूरी वैल्यू इन्होंने हमें दे रखी है कि ये पूरा किसके इक्वल है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा 3/5 के इक्वल है। और यहां जैसा कि मैंने बताया हमने बेस थ्योरम अप्लाई किया है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पार्ट में। इज दैट क्लियर टू ऑल, बात समझ आ रही है। ठीक है, अब यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर दो, जो जो वैल्यूज आपको पता है। ठीक है, तो यहां पर E ऑफ E/2 का प्रोबेबिलिटी यानी 5/5 + n, और P ऑफ E2 का प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगा। यहां पर E/E1 का प्रोबेबिलिटी यानी 1/3, ये P ऑफ E1 यानी 1/2, ये आपका 5/5 + n, ठीक है बच्चों, इनटू में 1/2 पूरा 3/5 के इक्वल है। 1/2 तो वैसे ही कॉमन आके कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली आपको क्या देकर जाएगा, फाइनली यहां से न्यूमरेटर में क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 5/5 + n। अच्छा नीचे क्या बचेगा आपके लिए, तो पूरे के नीचे बचेगा, देखो यहां पर 1/3 बचेगा, और यहां पर 5/5 + n बचेगा, और यहाँ 3/5 तो पहले से ही लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है। अब यहां से मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 यहाँ ब्रैकेट लगा लो, 5 + n ऐसे लिख लो। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 + n × 1 यानी सेम, और यहाँ से 15 यानी क्या हो जाएगा 20 + n, और पूरे के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 + n, दैट इज इक्वल टू 3/5। 5 + n कैंसल आउट हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो यहाँ पर 3 × 5 यानी 15/20 + n, नाउ दैट इज इक्वल टू 3/5। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 × 5 यानी 75, नाउ दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 60 + 3n। ठीक है बच्चों, साइड चेंज करो, तो 75 - 60 यानी 15, दैट मीन्स n की वैल्यू आ जाएगी 15/3 यानी 5। n की वैल्यू आ चुकी है, यानी सेकंड वाले बॉक्स में टोटल ब्लैक बॉल इतने हैं, बट यहाँ पर सिर्फ n की वैल्यू पूछी गई है, ये नहीं पूछा है कि ब्लैक बॉल कितने हैं सेकंड बॉक्स में। बट एनीवे हमारा काम हो चुका है, यानी फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए आप जरा सेकंड पार्ट को देखते हैं। इस सेकंड पार्ट में हमसे क्या चाहता है, What is the probability that the ball drawn is found to be red, यानी P ऑफ E की वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि इवेंट E मैंने क्या माना था यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो अब यहाँ से हम अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर P ऑफ E दैट मीन्स क्या बनेगा, P ऑफ E/E1 इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E/E2 इंटू P ऑफ E2, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया बच्चों, टोटल प्रोबेबिलिटी।
समझे। चलो इनकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, P ऑफ E बाई E1। देखो यहाँ पर इस वाले स्टेप में डिनोमिनेटर में चेक कर लो, और अगर आपका मन करे तो यहाँ से भी वैल्यू उठा सकते हो, एज यू विश, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए काम शुरू करते हैं जरा, यानी हम यहीं से वैल्यू ले लेंगे। तो ये बनेगा आपका 1/3 इंटू 1/2। अब देखो P ऑफ E बाई E2 का मतलब है 5/5 प्लस n, और n की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, यानी ये 5/10 ऐसे आ जाएगा, इंटू 1/2। पूरे में से 1/2 कॉमन ले लो, यहाँ पर 1/3 बच जाएगा। देखो यहाँ पर 5/10 बचेगा क्योंकि 1/2 कॉमन आ गया, और 5/10 भी आपका 1/2 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 1/2 यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 + 3 यानी 5/6, यानी फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक है बच्चों, ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। तो बस इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया और सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इवेंट्स आप ध्यान रखना, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, सारे स्टेप मैटर करते हैं। तो बस दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने PTS 1 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और PTS के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि सभी वीडियोस की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोरओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।